की क्या होता है, हमारे टेबल के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, है ना, मतलब की क्या होगा, की बेसिकली कोई न कोई एट्रीब्यूट हो सकता है ना। की हमारा क्या हो सकता है, की हमारा एट्रीब्यूट हो सकता है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, ये हमने कल आपको बताया था कि अगर कोई टेबल है तो टेबल के अंदर जो कॉलम हेडिंग्स होंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो की बेसिकली क्या होगा, कि जब भी कोई पूछे कि एक एट्रीब्यूट होगा, है ना, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार की वैल्यू होती है ना। अब इसका यूज क्या है, की क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होगा या उसकी वैल्यू होगी, हो सकती है। और इसका यूज क्या है, तो इसका यूज करते हुए हम किसी भी टेबल के अंदर जो मौजूद रो होते हैं या टपल होते हैं उनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम की का यूज करते हैं, है ना। की का यूज क्या है, की का यूज है, की इज यूज्ड टू यूनिकली identify tuple of the relation। की क्या होगा, कि बेसिकली एक प्रकार का एट्रीब्यूट होगा या उसकी वैल्यू होगी जिसका यूज करते हुए हम टेबल के अंदर मौजूद जितने भी टपल होते हैं यानी जितने भी रो होते हैं हम उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि टेबल के अंदर किसी दो रो को, है ना, किन्हीं दो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे अब यहाँ पे कुछ टर्म है जिनको हमको पता होना चाहिए, जैसे टपल क्या होता है, ये हमने कल आपको बताया था कि टेबल के अंदर जो रो होते हैं उन्हीं को हम लोग टपल बोलते हैं। रिलेशन किसको बोलते हैं, तो टेबल को ही दूसरे डीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी में हम लोग रिलेशन बोलते हैं, है ना। और की क्या होगा, कि मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि टेबल के अंदर मौजूद कोई न कोई एट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन वह एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जिसका यूज करते हुए हम टेबल के प्रत्येक रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि टेबल के अंदर मौजूद किन्हीं दो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम कीज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे अब उसके लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट का टेबल है, या मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉय से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है। टेबल का नाम एम्प्लॉय हो गया तो इसमें एम्प्लॉय से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा। ये हमारा बन गया रिलेशन, मतलब टेबल। अब इसके अंदर हम रो को डिफाइन कर देते हैं। अब चूंकि ईएमपी का टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है, इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉय से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा। एम्प्लॉय से संबंधित कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है,
जैसे नेम हो सकता है एम्प्लॉय का, उसका एड्रेस हो सकता है, उसकी सैलरी हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ डाटा हम फिट कर देते हैं, जैसे ये हमारा टेबल है जिसमें हम कुछ टर्म जानेंगे, जैसे एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। अगर हम एट्रीब्यूट की बात करेंगे तो एट्रीब्यूट में हमारा आपका नेम है, एड्रेस है, सैलरी है। एट्रीब्यूट में क्या है हमारा, एक एट्रीब्यूट नेम है, एक एट्रीब्यूट एड्रेस है, एक एट्रीब्यूट हमारा सैलरी है। कुल मिला के अगर हम आपसे पूछें कि एम्प्लॉय नाम के टेबल में कुल कितने एट्रीब्यूट हैं, तो आप बताएंगे 3। कौन कौन से? नेम, एड्रेस एंड सैलरी। अब हमको देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे की का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से समझना है। और टपल क्या है? कल हमने जैसा आपको बताया था, टपल क्या है? ये जो टेबल के अंदर ये जो रो होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं टपल। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, 2 रो ऐसे हैं जिसमें डेटा एकदम सेम है। जैसे इस रो की बात कर रहे हैं और लास्ट रो की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए, मतलब इस टेबल में 2 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका नेम, एड्रेस और सैलरी सारी की सारी चीजें सेम है। अब इस केस में हमको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों, ये आदित्य और ये आदित्य दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? इस अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमको इस रो, मतलब जो आपका थर्ड रो है और लास्ट रो है, इन दोनों रो के बीच में अगर हमको डिफरेंस क्रिएट करना हो, तो हम कैसे, अगर हमको अंतर स्पष्ट करना हो तो कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे? और हम आपको पहले ही बताए थे कल कि टेबल के अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कॉमन हो सकते हैं, और उसमें हमने आपको बताया था नेम, एड्रेस और सैलरी, ये ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कॉमन होते हैं। और इन एट्रीब्यूट, मतलब उनकी वैल्यू कॉमन होती है, और इन एट्रीब्यूट के बिहाफ पे हम टेबल के अंदर मौजूद रो को यूनिकली आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको एक ऐसे एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है जिसके बिहाफ पे हम टेबल के अंदर मौजूद किसी भी 2 रो को या प्रत्येक रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ऐसे ही एट्रीब्यूट को हम लोग बोलते हैं की, जिसके बिहाफ पे या जिसका यूज करते हुए हम टेबल के अंदर मौजूद प्रत्येक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल और इसमें हम आपको ऐड करते हैं, मतलब एक रो हम ऐड कर रहे हैं जिसके बिहाफ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से इन रो के बीच में हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो एक और हम ऐड करते हैं रो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, की एट्रीब्यूट होगा, लेकिन किसी भी की को, किसी भी एट्रीब्यूट को हम एज ए की नहीं यूज मान सकते, ना ही हम उसको यूज कर सकते हैं। की हमारा वही हो सकता है जो किसी भी 2 रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। अगर किसी भी एट्रीब्यूट की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी 2 रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, तो उस एट्रीब्यूट को हम एज ए की कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज वो नॉर्मल या सिंपल एट्रीब्यूट वो आपका कंसीडर किया जाएगा। तो हम यहाँ पे एक रो और एक कॉलम और ऐड कर दिए, और इसको मैंने नाम दे दिया ई आई डी। ई आई डी का मतलब हो गया एम्प्लॉय आईडी। अब यहाँ पे हम कुछ डाटा फीड कर देते हैं, 101
102, 103, 104। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो EID वाला फील्ड है, जो EID एट्रीब्यूट है, उसके बिहाफ पे अब हम इन दोनों आदित्य के बीच में ये जो जो दो कॉमन रो थे, अब उन दो कॉमन रो के बीच में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। किसके बिहाफ पे? EID के बिहाफ पे। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें की एट्रीब्यूट कौन सा होगा, तो इस टेबल के लिए हमारी जो की होगी वो होगी, कौन सा एट्रीब्यूट होगा? EID। अगर हम इस टेबल में आपसे की पूछें तो वो कौन सा होगा? EID होगा, जिसके बिहाफ पे या जिसका यूज करते हुए हम टेबल के रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बिना इसके यूज के हम डेटाबेस को, है ना, डेटाबेस को हम हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि इसी के की के बिहाफ पे टेबल के अंदर डेटा भी स्टोर करते हैं और डेटा को हम रिट्राइव भी करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने आपको पहले ही बताया कि ये किसी भी दो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। या सबसे बेस्ट ये जानिए कि प्रत्येक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एक ऐसे एट्रीब्यूट की जरूरत होती है जिसकी वैल्यू कभी सेम ना हो, और ऐसे ही एट्रीब्यूट को हम लोग बोलते हैं की, है ना। तो की का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। अब हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ कीज पे। की कितने टाइप्स की होती हैं? तो की बेसिकली हम 5 टाइप से पढ़ेंगे। एक होगी कैंडिडेट की, एक होगी प्राइमरी की, एक होगी फॉरेन की, एक होगी सुपर की, और एक होगी आपकी अल्टरनेट की। एक कोई लग रहा कि हम भूल रहे हैं, चलिए देखते हैं अभी। तो पहले हम बात करेंगे कैंडिडेट की। कैंडिडेट क्या होती है? तो किसी भी टेबल में आने वाले वो सारे फील्ड या वो सारे एट्रीब्यूट जिनके पास कैपेबिलिटी होगी कि वो प्रत्येक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन सारे एट्रीब्यूट के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की। फिर से समझिए, हमने ये कहा कि किसी भी टेबल में आए हुए एक अथवा एक से अधिक वो सारे एट्रीब्यूट जो जिनके पास इस बात की क्षमता होगी कि वो किसी भी टेबल के उस टेबल के प्रत्येक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, उन सारे एट्रीब्यूट के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब वो सारे के सारे एट्रीब्यूट किस में आते हैं? कैंडिडेट की में। जैसे हम यहाँ पे एक फील्ड और ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम एक फील्ड ऐड कर दे रहे हैं CID। CID का मतलब होता है यहाँ पे है कंपनी आईडी। जिस तरीके से EID कभी सेम नहीं होगा हो सकता, वैसे कंपनी आईडी की वैल्यू भी कभी सेम नहीं होगी। तो अगर हम इस इम्प्लाइड टेबल की बात करें तो इस इम्प्लाइड टेबल में दो ऐसे फील्ड हैं, दो ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिनके पास इस बात की कैपेबिलिटी है कि वो टेबल के प्रत्येक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू कभी सेम नहीं होगी। तो जब वैल्यू कभी सेम नहीं होगी तो ये आसानी से किसी भी रो को टेबल के अंदर मौजूद प्रत्येक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस एम्प्लॉयड टेबल में आपसे पूछें कैंडिडेट की कौन कौन सी है, तो कैंडिडेट की हम इस टेबल में आपकी दो आएंगी, एक आएगी एम्प्लॉय आईडी, एक आएगी CID।
मतलब वो सारे एट्रीब्यूट या वो सारे फील्ड जिनके कॉलम की वैल्यू कभी सेम ना हो सके, वो सारे के सारे फील्ड किसमें हो सकते हैं, मतलब वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स या फील्ड क्या होते हैं, कैंडिडेट की होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या एक टेबल के अंदर एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एक टेबल के अंदर एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकते हैं। जितने भी कीज होंगी उनके डोमेन में, डोमेन का मतलब देखिए हम ये सब टर्म यूज होंगे डेटाबेस में, जिसको मैंने कल आपको पहले ही बता दिया था। डोमेन का मतलब ईआईडी के डोमेन की हम बात करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है ना। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स जिनके, वो सारे एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट हो सकते हैं या कैंडिडेट की हो सकते हैं जिनके डोमेन में कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए और कोई खाली भी नहीं होना चाहिए, कोई नल भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने खाली छोड़ा है ना, ये खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी सेल खाली नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो हम उसको की एट्रीब्यूट या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट की हो सकता है। अब बात करेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की और कैंडिडेट की में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि हमने अभी आपको बताया है कि एक टेबल के अंदर एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकती हैं, लेकिन एक टेबल के अंदर एक से अधिक प्राइमरी की नहीं हो सकती। कैंडिडेट की तो हमने आपको, जो कैंडिडेट की का वर्क है, डेफिनेशन है, वो लगभग प्राइमरी की के सेम ही है। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी की और कैंडिडेट की में, प्राइमरी की का यूज अगर आपसे कोई पूछे प्राइमरी की क्या होता है तो आप यही बताएंगे, प्राइमरी की is a key which is used to uniquely identify each tuple of a relation। मतलब प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जिसका यूज करते हुए हम किसी भी टेबल के अंदर मौजूद प्रत्येक टपल या प्रत्येक रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ टर्म कंडीशंस होते हैं। वो टर्म कंडीशंस क्या होते हैं? पहला टर्म कंडीशन ये है कि एक टेबल के अंदर एक से अधिक फील्ड को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। पहला टर्म कंडीशन ये है, कैंडिडेट की हो सकती हैं एक से अधिक, जैसा कि इस टेबल में हमने आपको बताया है, इस एम्प्लॉय टेबल में कितने कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट की के लिए हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जिनके डोमेन में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, वो सब फील्ड कैंडिडेट की हो गए। लेकिन प्राइमरी की किसी भी टेबल के अंदर कोई एक ही एट्रीब्यूट हो सकता है, कोई एक ही फील्ड हो सकता है। एक टेबल के अंदर एक से अधिक फील्ड को हम प्राइमरी की कभी नहीं बना सकते। ये पहली शर्त है किसके साथ? प्राइमरी की के साथ। दूसरा टर्म कंडीशन ये है कि प्राइमरी की के डोमेन में, डोमेन का मतलब अगर हम एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना रहे हैं तो इसके डोमेन में कोई भी सेल खाली नहीं होना चाहिए। ये दूसरी शर्त है। प्राइमरी की का दूसरा शर्त यह है कि इसके डोमेन में कोई भी सेल खाली नहीं होना चाहिए। और तीसरा शर्त यह है कि प्राइमरी की के डोमेन में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं बताता हूं, प्राइमरी की जिस तरीके से आप की को डिफाइन करते हो, कैंडिडेट की को डिफाइन वैसे ही कर सकते हो कि प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जिसका यूज करते हुए टेबल के अंदर मौजूद प्रत्येक रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म कंडीशंस हैं। पहला टर्म कंडीशन हमने आपको ये बताया कि एक टेबल के अंदर एक से अधिक प्राइमरी की नहीं हो सकती। जैसा हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर इस एम्प्लॉय टेबल में अगर हमने ईआईडी को टेबल प्राइमरी की बनाया है तो अब दूसरा कोई और फील्ड जैसे सीआईडी है ना, सीआईडी को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। इसको भी हम आपको एमएस एक्सेस में डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, हम वहां पे इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। तो अगर हमने एक टेबल को एक फील्ड को प्राइमरी की बना दिया है तो
अब उसके बाद हम किसी दूसरे फील्ड को प्राइमरी की नहीं बना सकते। कहने का मतलब ये है कि एक टेबल के अंदर एक से अधिक एक से अधिक प्राइमरी की कभी नहीं हो सकते। दूसरा टर्म कंडीशन ये है कि प्राइमरी की के डोमेन में कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब 102 यहाँ पे है तो फिर से 102 कहीं नहीं आना चाहिए, या 101 आया है तो फिर से किसी सेल में 101 नहीं आना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि इसके डोमेन में कोई सेल खाली नहीं होना चाहिए, है ना। ये 3 टर्म कंडीशंस हैं जो प्राइमरी की के लिए हमको फॉलो करना पड़ता है कि जब हम किसी भी फील्ड को प्राइमरी की हम बनाने जाते हैं। प्राइमरी की किस फील्ड को बनाना है, इसका डिसीजन कौन लेता है? जो डेटाबेस का डिजाइनर होगा वो उसी के माध्यम वही डिसाइड करता है कि हमको किस फील्ड को प्राइमरी की बनाना है। लेकिन जब भी किसी फील्ड को प्राइमरी की बनाने जाएंगे तो हमको इसकी सारी शर्तों का पालन करना होगा। शर्तें कौन कौन सी हैं? उसके डोमेन में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कोई सेल खाली नहीं होना चाहिए, और उस टेबल में पहले से कोई प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो वो हट जाएगी, फिर से जो दूसरा आप सेलेक्ट करेंगे। मतलब एक टेबल के अंदर एक से अधिक प्राइमरी की नहीं हो सकता कभी भी।